नमस्कार, मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। और इस टाइम पे अगर सबसे पहले शुरुआत करते हैं तो नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में तेज उतार चढ़ाव। निफ्टी ऊपरी स्तरों से करीबन 250 पॉइंट्स फिसलकर 24,600 के नीचे आया। नए शिखर छूने के बाद बैंक निफ्टी में भी मुनाफा वसूली। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप आज भी कर रहे हैं आउट परफॉर्म। सरकारी बैंकों और पीएसयूज में आज मुनाफा वसूली का मूड। दोनों ही इंडेक्स करीबन 1% फिसले। आईटी और एफएमसीजी में भी आज दबाव। वहीं चुनिंदा मेटल शेयर्स में खरीदारी का मूड। 3.5% की तेजी के साथ हिंदुस्तान कॉपर वायदा का टॉप गेनर बना। डिफेंस शेयर्स ने फिर दिखाया दम। इंडेक्स करीबन 1.5% मजबूत। भारत डायनामिक्स और मझगांव डॉक वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। कोचीन शिपयार्ड और गार्डन रीच भी 4% तक भागा। वहीं रियलिटी शेयर्स में भी जोरदार तेजी, 1.5% चढ़ा इंडेक्स। ब्लॉक डील से यस बैंक 10% टूट के वायदा का टॉप लूजर। उधर 13.44% हिस्से की ब्लॉक के बाद एप्टस वैल्यू करीबन 8% फिसला। साथ ही ओला इलेक्ट्रिक में भी हुई बड़ी ब्लॉक डील, शेयर 6% नीचे। केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स में तूफानी तेजी। फैक्ट में करीबन 15% का उछाल। साथ ही एनएफएल, आरसीएफ और दीपक फर्टिलाइजर्स में भी रौनक। अहमदाबाद में आज होगा आईपीएल का फाइनल। आरसीबी और पंजाब किंग्स 11 के बीच होगा तगड़ा मुकाबला। तो चलिए भाई, मिड डे में तो हम पहुंच गए हैं और इस टाइम पे बात करी जाए मार्केट की तो मूड तो अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। जो एक मेजर सपोर्ट लेवल हम मान के चल रहे थे 24,600 का, वहां पे जो हमें गिरावट है वो आती हुई दिखाई दे रही है। लेवल्स टूट गए हैं। 24,600 के नीचे इस टाइम पे निफ्टी कर रहा है कारोबार। इनफैक्ट मॉर्निंग के टाइम की बात करी जाए तो बैंकिंग ने बाजार को अच्छा खासा संभाला हुआ था, लेकिन अब बैंकिंग में भी एक प्रेशर जो है बाउंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच इस टाइम पे देखी जाए तो रियलिटी में एक अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। और साथ में जो मिड कैप है और मेटल्स हैं, ये तीन ही इंडेक्स ऐसे हैं जहां पे जो तेजी है, बुल्स जो है वो इस टाइम पे बने हुए हैं। लेकिन बाकी ऑल ओवर द ट्रेजेक्टरी आप देखेंगे तो जो मंदी का मोमेंटम है वो यहाँ पे छाया हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे आप बात एनर्जी की कर लीजिए, फिनेंशियल सर्विसेज की कर लीजिए, इसके अलावा पीएसयूज में, फार्मास्यूटिकल्स में जो कमजोरी है वो इस टाइम पे गहराती हुई दिखाई दे रही है। मार्केट के बारे में और भी सारा का सारा चेक लेंगे, लेकिन उससे पहले जो आज के हमारे गेस्ट हैं उनको भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं। सचिन जी हमारे साथ जुड़े हैं 5 पैसा कैपिटल से, और उनसे भी समझते हैं कि मार्केट को इस टाइम पे किस तरीके से ट्रैक किया जाए, किस तरीके से समझा जाए। सचिन जी, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून जी, कैसा लग रहा है बाजार का मूड माहौल? मॉर्निंग तक हमें थोड़ा सा एक बाजार संभला हुआ दिखाई दे रहा था, एक दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब जो नीचे का सपोर्ट लेवल है वो और भी नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे के नंबर्स किस तरीके से रीड किए जाएं? वेल बिल्कुल, एक पॉजिटिव ओपनिंग, उसके बाद में फिर थोड़ा सा इंडिसिसिव मूव एंड उसके बाद एक रिकवरी मूव अटेम्प्ट करने के बाद अगेन एक नेगेटिव साइड मोमेंटम जो है वो निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड अदर इंडाइसेस में भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। वेल निफ्टी की अगर हम बात करें 24,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो निफ्टी के अंदर अभी भी होल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। एंड अगर हम देखें तो प्रायर डे पर भी अराउंड 24,526, 27 के आसपास के लोस को टेस्ट करने के बाद में एक शार्प रिबाउंड जो है वो निफ्टी ने अटेम्प्ट किया था। सो अभी के लिए 24,500 वही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया निफ्टी में बना हुआ। क्लोजिंग बेसिस पे मुझे लगता है ये वॉच आउट रखना जरूरी है। इन केस क्लोजिंग बेसिस पे 24,500 के लेवल्स अगर ब्रेक हो जाते हैं निफ्टी के अंदर, तो फिर पॉसिबली एक डिक्लाइन मूव जो है वो 24,300 और 24,200 तक के लिए जो है वो देखने को मिल सकता है। पर जब तक 24,500 के सपोर्ट्स इंटैक्ट हैं, पॉसिबिलिटीज यही है कि कुछ एक पुल बैक मूव जो है वो इंट्राडे में देखने को मिलना चाहिए। हालांकि इंपॉर्टेंट क्लोजिंग आना जरूरी है निफ्टी की, वो रहेगी करीब 24,600 के ऊपर। सो 24,600 के ऊपर इनकेस अगर क्लोजिंग मिलती है तो फिर मुझे लगता है ये जो रेंज बाउंड मोमेंटम जो हम पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं 24,800 टू 600 का,
वो कंटिन्यू रहेगा। वेल ओवरऑल अगर देखें तो ब्रॉडर मोमेंटम जो है लाइक ब्रॉडरली जो है वो एक रेंज निफ्टी के अंदर बनी हुई है, 24,500 ऑन द लोअर साइड सपोर्ट, while on the higher side 25,000 continuously acting as a resistance zone। मुझे लगता है कि लाइक इंपॉर्टेंट मोमेंटम जो है और एक फ्रेश रैली जो है वो ये जो मार्केट जो है इस रेंज के ऊपर निकलेगा अगर निफ्टी, तभी एक्सपेक्ट की जा सकती है। जब तक ये ब्रॉडर रेंज में मोमेंटम रहेगा तब तक मुझे लगता है कि रेंज के अंदर ही जो है वो फर्दर मोमेंटम प्ले होता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी में अच्छी स्ट्रेंथ है। 55,600 वो एक इंपॉर्टेंट लेवल्स था जो कि कल ब्रेक होता हुआ नजर आया है, उसके ऊपर ही हमने क्लोजिंग भी देखी। आज के ट्रेडिंग सेशंस में भी मॉर्निंग से ही 55,600 के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी जो है वो होल्ड होता हुआ नजर आ रहा था। अभी जरूर स्लाइड डिक्लाइन यहाँ पर भी कंटिन्यू होते हुए नजर आए हैं, बट ऑन अ क्लोजिंग बेसिस पे 55,600 अगर अगेन से लाइक बैंक निफ्टी होल्ड कर जाता है तो मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में यहाँ पर टारगेट्स करीब 56,200 56,500 तक के हो सकते हैं। तो अभी के हिसाब से ब्रॉडली अगर हम देखें दोनों इंडाइसेस में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजीज कंटिन्यू करनी चाहिए जब तक लोअर साइड में सपोर्ट्स इंटैक्ट है। तो सपोर्ट्स पे ध्यान रखिए, जब तक सपोर्ट्स इंटैक्ट है बाय ऑन डिप्स में कंटिन्यू कीजिए। इन केस सपोर्ट्स ब्रेक होते हैं तो फिर थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करने की सलाह रहेगी। वेल इसके अलावा सेक्टर वाइज और स्टॉक वाइज एक्शन कंटिन्यूसली मार्केट में बना हुआ है, तो मेरे हिसाब से अगर इंडेक्स में कुछ मोमेंटम प्ले नहीं करना है तो बेटर है कि स्टॉक्स पर थोड़ा सा वॉच रखिए और स्टॉक वाइज एक्शन के अंदर पार्टिसिपेट किया जा सकता है। ओके तो दोनों ही इंडाइसेस की इस टाइम पे बात करी जाए तो जहाँ पे भी आपको एक अच्छा डिप दिखे वहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और इस टाइम पे अगर आप चाहते हैं कि इंडाइसेस से थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए आपको, तो पर्सनल लेवल पे आप स्टॉक स्पेसिफिक जो अप्रोच है उसको भी अपना सकते हैं। यहाँ पे आप वैल्यू हंटिंग करके भी चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस टाइम पे देखते हैं कि टॉपिक सचिन जी की तरफ से कौन सी है। सचिन जी क्या लेके आए हैं आज? तो पहला स्टॉक जो है वो डिफेंस एंड शिपिंग सेक्टर से ही रहेगा, बिकॉज कंटिन्यूसली एक अच्छा मोमेंटम जो है इस सेक्टर्स के अंदर बना हुआ है पिछले कुछ टाइम से, और आज भी हम देख रहे हैं कि शिपिंग स्टॉक्स के अंदर जो है वो फर्दर मोमेंटम जो है वो इनिशिएट होता हुआ आ रहा है डिस्पाइट दिस नेगेटिव मोमेंटम। तो यहाँ पर जो है बाइंग की सलाह रहेगी जीआरएससी के अंदर, बिकॉज अगर हम देखें प्रायरली एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक के अंदर देखने को मिला है, एक स्ट्रेंथ कंटिन्यू बनी हुई है स्टॉक के अंदर, साथ ही साथ में वॉल्यूम्स अच्छे बढ़ते हुए नजर आए हैं। एंड अभी भी देखें तो एक बुलिश मोमेंटम यहाँ पर इंटैक्ट है, और आज के ट्रेडिंग सेशंस में अपना जो प्रायर रेजिस्टेंस है वो 3147 के आसपास का, उसको ब्रेक करने के लिए कोशिश कर रहा है स्टॉक। मुझे लगता है यहाँ पर एक बार बाइंग की जा सकती है अराउंड 3100 3110 के आसपास से। एक स्टॉप लॉस 2995 का प्लेस करना होगा। अपसाइड मुझे लग रहा है करीब 3270 तक जीआरएससी के अंदर देखने को मिल सकता है। कल दूसरा स्टॉक में मैं बाइंग में ही सजेस्ट करूंगा, बीईएमएल स्टॉक का नाम है, और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एक कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट जो है वो स्टॉक आज के ट्रेडिंग सेशंस में दिखाता हुआ नजर आ रहा है। करीब 2.5% का होल्ड कर रहा है डिस्पाइट दिस नेगेटिव मोमेंटम इन द मार्केट, और साथ ही साथ में वॉल्यूम्स जो है वो पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस के कंपैरिजन में आज बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो कंटिन्यू हो सकती है। सो बीईएमएल में भी एट करंट मार्केट प्राइस करीब 43 40 42 के आसपास में चल रहा है, यहाँ से एक इनिशिएट की जा सकती है बाइंग पोजीशंस। डाउन साइड स्टॉप लॉस 4220 का रहेगा, अपसाइड टारगेट मुझे 4550 तक के लिए नजर आ रहे हैं। ओके तो दो पिक सचिन जी की तरफ से यहाँ पे आ गई है। सबसे पहले जीआरएससी, यहाँ पे भी खरीदारी की राय दी गई है। जो टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं दैट्स 3270, और स्टॉप लॉस जो आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है दैट इज अराउंड 2995। इसके अलावा बीएमएल यहाँ पे इस टाइम पे अच्छा लग रहा है, इस पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं आप। खरीदारी की राय है, टारगेट दिए गए हैं 4550, और जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है दैट इज 4220। चलिए एक बार मिड कैप में पूरा का पूरा एक्शन देख लिया जाए, किस तरीके का इस टाइम पे मार्केट में मूड माहौल चल रहा है, कौन से अच्छे खासे यहाँ पे कारोबार करते हुए मिड कैप स्टॉक नजर आ रहे हैं। अगर सेक्टर की बात करी जाए तो बजिंग सेक्टर तो काफी लंबे टाइम से ये बना हुआ है। सबसे पहले रियलिटी सेक्टर्स की तरफ नजर डाली जाए तो यहाँ पे शोभा में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। मैक्रोटेक डेवलपर भी अच्छी खासी बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज में करीब 4% का इजाफा। वहीं प्रेस्टीज एस्टेट की बात करी जाए तो करीबन 2.5% की तेजी यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। मेटल शेयर्स में भी आज अच्छी खासी चमक है। एनएमडीसी करीबन 2% की तेजी के साथ, हिंदुस्तान जिंक में भी करीबन 4% का इजाफा, और नाल्को की बात करी जाए तो ये भी करीबन 1% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। डिफेंस काफी बजिंग सेक्टर है। मजगांव डॉक में देखिए करीबन 2% का इजाफा देखने को मिल गया है। जीआरएससी यहाँ पे करीबन 5% का अपसाइड। सोलर इंडस्ट्री की बात करी जाए तो 2% के अपमूव यहाँ पे भी देखने को
इस टाइम पे मिल रहे हैं। प्राइवेट बैंक की बात करी जाए तो पेन देखिए यहाँ पे इस टाइम पे दिखाई दे रहा है। बंधन बैंक यहाँ पे करीबन 1.5% का हमें डाउनसाइड देखने को मिल रहा है। येस बैंक की बात करी जाए तो ब्लॉक डील हुई है, ब्लॉक डील के बाद यहाँ पे 10% तक की कमजोरी दिखाई दे रही है। IDFC फर्स्ट बैंक में भी 2% तक का हमें लूजिंग स्ट्रीक देखने को मिल रहा है। वहीं बात करी जाए इंडसइंड बैंक की तो यहाँ पे भी 1.5% तक की जो कमजोरी है वो परसिस्टेंटली दिखाई दे रही है चार्ट्स में। मिड कैप के जो गेनर्स है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए कोचिन शिपयार्ड यहाँ पे अच्छे खासे 5.5% के अप मूव। फेडरल बैंक की बात करी जाए तो 3.25% का इजाफा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। भारतीय हेक्साकॉम में भी करीबन 3% की तेजी। वहीं ओबेरॉय रियल्टी कर रहा है करीबन 2% की मजबूती के साथ काम। लूजर स्ट्रीक में सबसे पहले बैठा है वोडाफोन आइडिया, 3% की कमजोरी लगभग यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओला इलेक्ट्रिक ब्लॉक डील के बाद यहाँ पे 7.5% तक के पेन हमें देखने को मिला है। BHEL की बात करी जाए तो 2.5% का डाउन ट्रेंड यहाँ पे भी है। और स्कॉट क्यूबोटा की तरफ अगर नजर डाली जाए तो इस टाइम पे यहाँ पे भी करीब 2.5% तक के हमें लूजिंग स्ट्रीक देखने को मिल रही है। तो ये तो अभी हमने पूरा का पूरा एक्शन देख लिया कि इस टाइम पे बाजार में क्या चल रहा है, कौन से स्टॉक है जहां पे अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन अब थोड़ा सा इस चीज को बदलते हैं, अपना जो स्टांस है उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। बिकॉज मार्केट में बात करने के लिए इस टाइम पे हमारे साथ विवेक जुड़ गए हैं। विवेक हमारे लिए पूरा का पूरा एक सन फार्मास्यूटिकल के ऊपर एक अच्छा सा डिटेल लिंक लेके आए हैं। समझते हैं कि क्या चल रहा है इस टाइम पे। सूत्रों के अनुसार सन फार्मा का जो सबसे बड़ा फैसिलिटी हलोल, उसमें आज US FDA का एक सरप्राइज इंस्पेक्शन शुरू हुआ है। हमने सन फार्मा से कंफर्म किया, सन फार्मा ने हमें कहा कि एज अ पॉलिसी वो शेड्यूल ऑफ रेगुलेटरी इंस्पेक्शंस पे कमेंट नहीं करते हैं, बट ये इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी है सन फार्मा के लिए। और हम समझते हैं कि सन फार्मा का इसका हिस्ट्री जो है एक बार वो देखते हैं। सबसे पहले याद रखना है कि सन फार्मा का मई 2022 में इंस्पेक्शन हुआ था, जिसके बाद सन फार्मा ने इंस्पेक्शन को पास नहीं किया था। एंड इनफैक्ट US FDA ने सन फार्मा को वार्निंग लेटर दिया था, जिसके बाद फैसिलिटी करंटली अंडर इंपोर्ट अलर्ट है। तो करंटली सन फार्मा को कोई नए अप्रूवल नहीं आ रहे हैं हलोल फैसिलिटी से। इनफैक्ट Q4 एंड ऑफ FY25 में कंपनी ने एनालिस्ट को कॉल में बोला था कि जितने रेमेडिएशन एफर्ट्स है, जितने भी खर्चे करके कंपनी को ठीक करने थे, वो सब कर चुके हैं। और इनफैक्ट उन्होंने कहा कि उन्होंने US FDA को इनवाइट किया है इंस्पेक्शन के लिए। कंपनी ने ये भी कहा कि US FDA एक सरप्राइज इंस्पेक्शन करेगा, जो हमारे सूत्रों के अनुसार आज शुरू हो चुका है। अगर आप देखेंगे सन फार्मा का हलोल फैसिलिटी एक सबसे बड़ा फैसिलिटी है इनफैक्ट फॉर सन फार्मा, जिसमें मल्टीपल डोसेज फॉर्म्स होते हैं, इंजेक्टेबल फैसिलिटी है, ऑफ्थैल्मिक्स फैसिलिटी है, नेजल स्प्रेज बनाता है और वहाँ पे काफ़ी सारे हॉर्मोन्स के भी ड्रग्स बनाता है। इनफैक्ट FY 2022 में सन फार्मा का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ऑलमोस्ट 3% ये पर्टिकुलर फैसिलिटी से आया था, जबकि ये काफ़ी कम हो चुका है। पहले काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, बट कई सारे रेगुलेटरी कंसर्न्स के कारण इसका जो कंट्रीब्यूशन है कम होते जा रहा है। बट सन फार्मा के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है और आगे देखना ज़रूरी है कि सन फार्मा ये पर्टिकुलर इंस्पेक्शन पास होता है क्या US FDA की तरफ से। वेल, थैंक यू सो मच विवेक, सारी की सारी जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए। डेफिनेटली जो इनकी हलोल फैसिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेवेन्यू वाइज भी, क्योंकि जो मेजर कंट्रीब्यूशन है इनका इसी फैसिलिटी से आता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो US FDA की तरफ से चीज़ें हैं वो टर्न अराउंड होती हुई दिखाई देती है। वेल, मोदी सरकार के तीसरे टर्म को 1 साल हो गया, ये तो हमने देखा ही है। पिछले साल 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, जिसमें मोदी जी को तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर चुना गया था। वहां से कैसी रही है बाजार की चाल, इसको समझने के लिए हमारे साथ हॉरमास जुड़ गए हैं। हॉरमास, बताइए किस तरीके की चाल देखने को मिली है हमें? 3 और 4 जून 2024 पिछले साल के सबसे एक्शन पैक्ड सत्रों में से 2 ऐसे सत्र थे जहां पर बाजार एग्जिट पोल्स और लोकसभा चुनाव के नतीजों पर रिएक्ट कर रहा था। जिस दिन एग्जिट पोल्स के नतीजे आए थे उस वक्त निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स सभी में अक्रॉस द बोर्ड तेजी देखने मिली थी। PSU इंडेक्स यानी कि सरकारी कंपनियों का इंडेक्स जो है वो 8% की तेजी के साथ बंद हुआ था। मगर 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और यह पता चला कि बीजेपी 272 के आंकड़े से नीचे रह गई है,
तब जितनी बढ़त हमें 3 जून को देखने मिली थी उससे दुगनी गिरावट हमें 4 जून को देखने मिली है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें निफ्टी की, तो पिछले जब पता चला बाजार को कि नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा आएगी तो रिकवरी थोड़ी सी शुरू हुई, बाजार ने रिकॉर्ड हाइज लगाए और पिछले 7-8 महीनों की बिकवाली के बावजूद जो है निफ्टी ने 13% के रिटर्न्स दिए हैं, मिड कैप इंडेक्स ने 17 और स्मॉल कैप इंडेक्स ने 15% के रिटर्न्स दिए हैं। मगर जिसने रिटर्न्स नहीं दिए हैं वो है पीएसई इंडेक्स, जो कि सिर्फ 4.5% की तेजी पिछले एक साल में देखने मिली है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकारी कंपनियों में हाल फिलहाल में काफी तेजी देखने मिली है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो 5 कंपनियां ऐसी है जिसने 40 से 50% के बीच पे रिटर्न्स दिए हैं, और 13 कंपनियां ऐसी है जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स भी दिए हैं। तो अब वो कौन सी ऐसी कंपनियां हैं निफ्टी की जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है पिछले एक साल में? जो नए एंट्रेंट्स है, बीईएल, इटर्नल, श्रीराम फाइनेंस, इनका नाम इस लिस्ट में शुमार है। अंडर परफॉर्मर्स की लिस्ट अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स इसमें एक नाम है, 20% की गिरावट पिछले एक साल में देखने मिली है। और अगर हम बात करें मिड कैप्स की तो उसमें जो तेजी, उसमें एक नाम है पेटीएम, जो अपने आईपीओ प्राइस से अभी भी 56% नीचे है, मगर अगर उस वक्त आपने शेयर खरीदा होता 4 जून को तो आपको 160% के रिटर्न्स देखने मिले होते। मिड कैप्स के अंडर परफॉर्मर्स में वोडाफोन आइडिया, ओला इलेक्ट्रिक जैसे नाम शामिल है, जिसमें 30 से 50% की गिरावट देखने मिली है। मगर स्मॉल कैप्स के टॉप गेनर्स की अगर हम बात करें तो मैसगांव डॉक अगर मिड कैप्स में से एक गेनर था तो गार्डन रीच स्मॉल कैप्स में से एक गेनर है। जेनटेक, एमसीएक्स, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट तिगना हुआ है पिछले एक साल में, इस तरह के रिटर्न्स देखने मिले हैं। और अंडर परफॉर्मर्स की अगर हम बात करें स्मॉल कैप्स में तो बिरला सॉफ्ट, तेजस नेटवर्क्स, टीटागढ़, इन सबको किसी ना किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा है पिछले एक साल में। अब अगर सरकारी कंपनियों की बात करें तो वो ऐसी सरकारी कंपनियां जो 100, 200, 300% के रिटर्न्स दे रही थी, पिछले एक साल में 10 से 20% के रिटर्न्स भी पार करने के लिए उन्हें मुश्किल हुई है। और अगर अंडर परफॉर्मर्स में अगर हम नजर डालें तो आईआरएफसी, आरईसी जो पिछले साल और 2024-23 के आउट परफॉर्मर्स थे, उनको अगर 11 से 14% की गिरावट पिछले एक साल में देखने मिली है। तो बावजूद इसके कि ग्लोबल क्यूज बेहद निराशाजनक रहे हैं, बाजार ने ठीक ठाक रिटर्न्स दिए हैं पिछले एक साल में, मगर सरकारी कंपनियां अब ये सोच रही होंगी कि हम भी अपना हाथ ऊपर करें और कहे कि अपना टाइम वापस आएगा। जी, थैंक यू सो मच हॉर्माज, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे समक्ष रखने के लिए। और डेफिनेटली जो ये साल रहा है काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा देखने को मिला है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं और काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे एक रैली भी डेफिनेटली आई है। इसी के साथ स्टॉक लेके आइए प्लीज स्क्रीन पे। वोडाफोन आइडिया, लगातार जो इसकी मुश्किलें हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इस टाइम पे अगर हम बात करें स्टॉक प्राइस की, इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखिए वोडाफोन आइडिया के लिए जो मुश्किल है वो और भी बढ़ने जा रही है, ऐसी खबरें आ रही है। सरकार की तरफ से जो एजीआर है उस पर कंपनी को कोई भी नई राहत मिलने की मुश्किल है। पूरी खबर के लिए हमारे साथ CNBC TV 18 के अश्मित जुड़ गए हैं। अश्मित, क्या है पूरी खबर? जो टेलीकॉम मिनिस्टर से लेटेस्ट स्टेटमेंट आ रहा है, उस स्टेटमेंट पे वो साफ क्लैरिफाई कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो रहा है वो फाइनल रहा है। हमारी टेबल पे अभी ऐसा कुछ पड़ा नहीं है जिसपे हम गौर कर सके, जिसपे हम कंसिडर कर सके एजीआर के रिलीफ को। एंड माइंड यू, ये एक रिएटरेशन है। CNBC ने जो TV 18 ने जो सबसे पहले रिपोर्ट किया था कि वोडाफोन आइडिया ने पहली चिट्ठी लिखी थी DOT को अप्रैल के महीने में, और उस टाइम जब सरकार का रिप्लाई आया था तो सरकार ने साफ तौर पे इनकार करते हुए ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्लियर है। जो एजीआर जजमेंट जिसको हम कहते हैं, वो जजमेंट बहुत साफ है। इस जजमेंट के मद्देनजर हमारे हाथ बंधे हैं, हम ऐसे कुछ रिलीफ कंसिडर नहीं कर सकते इस स्टेज पे। और इसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जब वोडाफोन आइडिया ने अपनी अर्जी रखी और इसकी सुनवाई हुई, वहां पे फिर से सोलिसिटर जनरल वहां प्रेजेंट थे, वो DOT को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और सोलिसिटर जनरल साहब ने भी यही कहा कि हमारे जो हाथ हैं वो बंधे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, एजीआर जजमेंट बहुत साफ है। सो एट दिस पॉइंट हम किसी वेवर को कंसिडर नहीं कर सकते, वेवर को अलाउ नहीं कर सकते। और उसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये शॉकिंग है कि एजीआर जजमेंट हम दे चुके हैं, उस पर रिव्यू भी रिजेक्ट कर चुके हैं, उस पर क्यूरेटिव पिटिशन भी रिजेक्ट कर चुके हैं, उसके बावजूद एक फ्रेश पिटिशन फाइल की गई है। इस पर शौक जाहिर किया और फिर ये कहा कि ये पिटिशन मिसकंसीव्ड है, और उसके दम पे उन्होंने रिलीफ टोटली रिजेक्ट कर दी, ये कहते हुए कि ये पिटिशन मिसकंसीव्ड है, हम यहाँ पे कोई इंटरवीन नहीं कर सकते, हम कुछ मदद नहीं कर सकते यहाँ पे। ये सुप्रीम कोर्ट का था। और इसी चीज को रिएटरेट करते हुए अब टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ये कह रहे हैं कि
सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो फाइनल है, हमारे हाथ बंधे हैं, हम आगे बढ़ के कोई रिलीफ नहीं कंसिडर कर सकते। तो वेल डेफिनेटली थैंक यू सो मच अश्मित, हमारे सामने ये सारी की सारी जानकारी रखने के लिए। वोडाफोन आइडिया वैसे ही काफ़ी ज़्यादा खबरों में बना हुआ है और अब तो मुश्किल और भी बढ़ने जा रही है, लेकिन टॉपिक को यहाँ से थोड़ा सा करते हैं डाइवर्ट, बात करते हैं सोने की। देखिए सोना जम के चमक रहा है, इस साल ये कमोडिटी की सबसे शानदार परफॉर्मिंग एसेट क्लास बनकर उभरी है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं धमाकेदार लाइव वेबिनार गोल्ड मास्टर क्लास। हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि सोने में ट्रेंडिंग और साथ ही साथ निवेश के लिए किए वो भी रियल केस स्टडी के साथ, और हाँ आपके सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। चाहे बात हो कितना सोना रख सकते हैं, गिफ्टिंग पर टैक्स, पोर्टफोलियो में सोने का हिस्सा या फिर पुराने और नए ज्वेलरी पर जीएसटी के नियम, सोने से जुड़े हर सवाल का जवाब आप इस वेबिनार में पूछ सकते हैं। तो देर ना करें, अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं लिंक पर फटाफट से रजिस्टर करें और बने गोल्ड मास्टर क्लास का हिस्सा। तो चलिए, अब हमने देखा था खिलाड़ी नंबर 1 पे जिस तरीके से जो हमारे पोर्टफोलियो हैं वो परफॉर्म कर रहे थे, एक बार उसका अपडेट आपकी स्क्रीन पे रखते हैं। आशीष कयाल जी की बात करी जाए तो यहाँ पे करीबन 4% के हमें पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, अच्छी खासी तेजी इनके पोर्टफोलियो में। हरीश जी का पोर्टफोलियो देखा जाए तो करीब 1.5% का अपसाइड यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। और ओम मेहरा जी का अगर इस टाइम पे पोर्टफोलियो देखा जाए तो ये इस टाइम पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी, यानी कि -0.89% के यहाँ पे हमें रिटर्न्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये अब तक का खिलाड़ी का था अपडेट, लेकिन